हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सब मस्त हो ना। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 को तो स्टार्ट कर दिया और उसमें हम लोग ने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिस्कशन किया कि वे रिएक्शंस 3 टाइप के रहते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड तीसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन। अगर हम लोग वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो रिएक्शन मतलब कि हम लोग अगर ये देखें तो वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो रिएक्शन का रेट हम कभी नहीं फाइंड कर सकते, हम सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस के रेट फाइंड कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं उसके, और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एग्जांपल्स ही समझाऊंगा। ओके, आज के इसमें हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। यस बच्चों, ध्यान देना। लाइक एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल नंबर 1। क्या है वो? 2a + 3b gives 4c। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब इसमें अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, एवरेज ROR करना है, तो कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से लिखते हैं, दैट इज -1/2। अब मैंने यहां पर माइनस क्यों लगाया, पहले वो देखते हैं। तो ये रिएक्टेंस है जो घटने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, इसलिए हमने उसको माइनस से रिप्रेजेंट किया और उसका जो कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में लिखना होता है, ठीक है। change in concentration of A divided by change in time, it is equal to -1/3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है, डिवाइड बाय 3 लिखा और माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये एक रिएक्टेंट है जो डिक्रीज होने वाला है। तो ये आएगा इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, इट इज इक्वल टू, अब हम लोग प्रोडक्ट पार्ट में आ गए, जो बढ़ने वाला है तो हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, 1/4 लिखेंगे क्योंकि उसका कोफिशिएंट 4 है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो इस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ढूंढते हैं। चलिए और भी एग्जांपल्स लिखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। लाइक नंबर 2 में लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2। मैंने लिया 3x + y gives 2z, ये रिएक्शन है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज ROR इज इक्वल टू -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। मैंने माइनस क्यों लिया? क्योंकि रिएक्टेंट है। 3 क्यों लिया? क्योंकि 3 कोफिशिएंट है। और इट इज ऑल्सो इक्वल टू -1/1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, एंड इट इज इक्वल टू क्या आएगा? +1/2 क्योंकि प्रोडक्ट पार्ट है, 2 उसका कोफिशिएंट है, डिनोमिनेटर में जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ z डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। क्लियर है? तो ये उसका फॉर्मूला है। अब इसमें क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट जो होता है वो अपीयर होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, एंड रिएक्टेंट जो होता है वो धीरे धीरे घटता है और वो डिसअपियर होने वाला होता है। तो इसके लिए क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसके लिए क्या होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस। तो पहले हम लोग लेते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Z। रेट ऑफ अपीयरेंस को ROA से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ROA से। और उसको लिखते हैं मोड में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बस यही तो फॉर्मूला है उसका, ROA का फॉर्मूला ही यही है उसके लिए। क्लैरिटी आ गई आपको? यस, आगे देखते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ X लेते हैं इसके लिए। ये रिएक्टर है ना, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रेट ऑफ
अपीयरेंस हमने देख लिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर ध्यान दो कि यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस हमने देखा, तो वहां पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए देखेंगे, पर डिसअपियर कौन होगा? फॉर एन एग्जांपल हम लोग एक्स लेते हैं, क्या आएगा? इट इज इक्वल टू मोड ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये आएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इनका यूनिट क्या बनेगा? तो इसका यूनिट बनता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ROR इज इक्वल टू आता है कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम। एंड कॉन्सेंट्रेशन किसमें होता है? तो वो होता है मोल पर लीटर एंड टाइम सेकंड में लिया, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आएगा। ठीक है, और अगर ये गैसियस के लिए हुआ, अगर ये गैसेस के लिए हुआ तो क्या आएगा? एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। अगर गैसियस हुआ तो ये उसका यूनिट बनेगा बच्चों, दिस विल बी द यूनिट ऑफ इट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, और ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला थी। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक और एग्जांपल लेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो बच्चों जरा ध्यान देना, लाइक वहां पर हम ले सकते हैं, दैट इज नंबर 3 हमने लिया है। तो 2N2O5, 2N2O5, ठीक है, और वो रिएक्ट होके क्या बना? 4NO प्लस O2 बन गया, 4NO प्लस O2 बन गया बच्चों। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, हमें क्या करना है? इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, इफ द रेट ऑफ appearance of NO2 is 2 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। अगर ये है तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड ROR, फाइंड ROR एंड फाइंड करना है ROD ऑफ N2O5, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइंड करना है N2O5 का, और हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। डेटा हमें दिया है, चलिए रिएक्शन करते हैं। लाइक ROA हमें दिया हुआ है, ROA, और किसका दिया है? ऑफ NO2, क्या होता है? मोड ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, that is equal to 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू हमारे पास है ROA के लिए। अब ROR के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ किसके लिए? दूसरा ध्यान से देखना, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ, यहां पर क्या आएगा, कैसे आएगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन जरा ध्यान से देखना, यहां पर बेसिकली यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये 1 + 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये फॉर्मूला था। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब याद करिए, इतने पूरे का वैल्यू क्या था? इतने पूरे का वैल्यू 2 के बराबर था। कितना था? 2 था ना, इतने पूरे का, इसका वैल्यू 2 आया, तो आएगा 1/4 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा? तो 1/2 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। आगे ROR किसका मिला हमें? तो हमें NO2 का मिला। सेम वे ROR ऑफ N2O5 क्या आएगा? तो -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम आएगा, चेंज इन टाइम आएगा, सॉरी। क्लियर है? तो वो जो वैल्यू होता है, ROR का वैल्यू हमने ढूंढ लिया, ये जो था ना ROR का, इसका वैल्यू, ये ROR का वैल्यू कितना मिला?
कितना मिला? तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो वो हमें मिला है दैट इज 2। रेट ऑफ अपीयरेंस जितना होगा, खुद से सोचिए। यस, देखते रहना। अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? तो इसके लिए देखो ये क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, दैट इज मोड ऑफ क्या आएगा यहां पर। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो ऑब्वियसली 2 था, तो ये कितना आ जाएगा जरा ध्यान से देखना। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2ROR आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2, यानी कि -1 हमारा आंसर आएगा। और यही बन जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। यही क्या बनेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो यहां पर हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होता है। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको रिवाइज कर लो, रीड कर लो, और फिर हम लोग चालू करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। हम क्या स्टार्ट करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए एक बार रीड कर लो, चलो जल्दी। चलो जल्दी रीड कर लो एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये दूसरा टॉपिक है हमारे लिए, इसी का सेकंड पार्ट है। इंस्टेंटेनियस रेट भी बोल सकते हो आप। अब मान लो कि भाई हमारे पास 2A है, उसको रिएक्ट करवाया 3B के साथ और हमें मिला 4C। तो हमें एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए उसका रेट फाइंड करना है। मान लो कि भाई डेल्टा T स्टैंड 0 या फिर डेल्टा T स्टैंड्स DT। एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें उस रिएक्शन का रेट फाइंड करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, चलिए तो करते हैं। हमने यहां पर देखना होगा कि भाई इंस्टेंटेनियस ROR इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। समझ में आया ना मैं ये क्यों ऐसे लिख रहा हूं। फिर इक्वल टू -1/3 dB/dt इज इक्वल टू +1/4 dC/dt। इसके बारे में तो आपको अंदाजा आई क्या होगा कि भाई इसके लिए मैंने क्या रूल अप्लाई, ठीक है कि नहीं, कौन सा रूल अप्लाई किया है। अब देखो यहां पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे हमने यहां पर लिया है रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए, ऐसे 2 ग्राफ्स बनाएंगे हम लोग। बेसिकली हम लोग यहां पर 4 ग्राफ बनाएंगे, 2 रिएक्टेंट के एंड 2 प्रोडक्ट्स के। अब यहां पर y एक्सिस पे हमने लिया है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एंड x एक्सिस पे हमने लिया है टाइम, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहां से यूं जाएगा, क्लियर है, ये यहां से यूं गया, ओके। अब ये रिएक्टेंट ऑब्वियस है यूं गया, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घटता जा रहा है, बराबर के नहीं। इसके लिए मान लो कि भाई मैंने ग्राफ लिया है, दैट इज दिस ग्राफ, एक छोटू सा ग्राफ लिया और हमने एक ही कंटेक्स्ट में लिया है, तो वो ये कुछ ऐसा मिल रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, उसको टच होता हुआ टेंजेंट बनाया और हम लोग उसके लिए ये वाले एंगल को कंसीडर करेंगे और उसके स्लोप को लिखते हैं, दैट इज, देखो ये तो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो धीरे धीरे घटता गया, बराबर के नहीं, ये थीटा एंगल बना, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज dA/dt। ये मिल गया फॉर्मूला, क्लियर है। अभी हम लोग प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं, तो जरा ध्यान से देखना, प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं, हम लोग प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे, तो जरा ध्यान देना, पे अटेंशन। ये हम लोग प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाते हैं, यहां पर मैंने ये ग्राफ बनाया है,
ठीक है, यहां पर ये प्रोडक्ट आएगा y एक्सिस पे, यहां पर ये टाइम आएगा। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि भाई जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है तब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0। जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ है तब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है 0, और धीरे धीरे करते करते वो कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, वो कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा। लाइक हम लोग उसके रिलेटेड एक ग्राफ बनाते हैं, छोटू सा, जैसा हमने इसका बनाया। ठीक है, ये उसके रिलेटेड ग्राफ लिया हमने। ठीक है, अब इस तरह से आप देखना जरा ध्यान से इधर। यहां पर क्या हुआ, ये कुछ इस तरह से ग्राफ बना। अब मैंने यहां पर कौन से प्रोडक्ट का ग्राफ लिया है, तो मैंने सी प्रोडक्ट का ग्राफ लिया है, सी के कॉन्सेंट्रेशन वाई एक्सिस पे। अब इसका टेंजेंट हम बनाएंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, इसका टेंजेंट ऐसा कुछ मिलेगा, और यहां पर इसके टेंजेंट में हमें ये वाले एंगल को ध्यान में लेना है, थीटा एंगल, ओपनिंग एंगल। ठीक है कि नहीं, और उसके लिए क्या आएगा, दैट इज स्लोप ऑफ इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डीसी बाई डी टी। क्या आएगा, डीसी बाई डी टी। समझ गए, क्या आएगा, डीसी बाई डी टी। और यही होता है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर खत्म करता हूं ये वाले टॉपिक को। लाइक मैंने लिया है यहां पर N2 + 3H2 gives to NH3। हालांकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, पर हमें एक ही डायरेक्शन दिखना है, या तो फॉरवर्ड देखना है या तो रिवर्स देखना है। तो मैंने फॉरवर्ड देखा। अब इसके लिए ROR क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, तो आएगा -1/2 B चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू +1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाई dt। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पर स्लोप के लिए, अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन में ही हमें ग्राफ भी एक दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर हमें ग्राफ भी दिया है। लाइक ये है, जरा ध्यान से देखना। अब मान लो कोई भी दो पॉइंट्स को हमने कंसीडर किया है, वी हैव टेकन एनी टू पॉइंट्स, क्या होगा, ये यू। ठीक है, क्लियर है, जरा ध्यान से देखना। चलिए आगे देखो। अब जैसे कि यहां पर ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 6 होगा, सेम वे ये वैल्यू 2 होगा, ये वैल्यू 4 होगा। ठीक है, और जरा यहां पर ध्यान से देखना कि स्लोप क्या होगा, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आएगा। क्लियर है। अब y2 यानी कि क्या होगा, देखो अब इसको मैंने y1 लिया, इसको y2 लिया, इसको x1 लिया, इसको x2 लिया, वैल्यू को रिप्लेस करो, क्या आएगा, 6 माइनस 10 डिवाइड बाई 4 माइनस 2, तो -4/2 इक्वल टू -2 आएगा। क्या आएगा, ये -2 आ जाएगा, दैट इज मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। क्या आएगा, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये हमें मिल जाएगा। अब मान लो कि भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन गिनना है, tan थीटा मिल गया, और हमें फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या करेंगे, यहां पर -1/2 किसके लिए लेते हैं, H, तो 1/3 लेते हैं। अगर H2 के लिए लेते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब इतने का वैल्यू क्या आया, ये tan थीटा जो है वो इतने का वैल्यू है, तो कितना है, -2, तो -1/3 इंटू -2, तो क्या आएगा, +2/3 आएगा। क्या आएगा, +2/3, ये हमें वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, +2/3 हमें रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू मिल गया। और यही टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं एग्जाम में। इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारा एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट दोनों कंप्लीट हुआ। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, वो हम लोग कल के वीडियो लेक्चर से शुरू करेंगे, और तकरीबन मुझे 2 वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ेगी ये फैक्टर्स को कंप्लीट करवाने में। ओके, तो आई होप
कि आप लोग को इसमें जरूर समझ में आया होगा, बट मैं ये चाहता हूं कि आप इसको एक बार रीड कर लो, एक बार इसको समझ लो, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी जरूर बनाओ। ओके, चलो जल्दी। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।